10 नेता जिन्होंने पहले मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ की, लेकिन आज वही मोदी जी के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हैं। उनकी कहानियां सुनकर गिरगिट भी शर्मा जाता है। नंबर 10, यशवंत सिन्हा। शुरुआत करते हैं उस चेहरे से जो कभी भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक हुआ करते थे। ये वही यशवंत सिन्हा है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसे भारी भरकम पद संभाले थे। 2013 का वो दौर याद कीजिए जब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज भी नरेंद्र मोदी के नाम पर थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तब इसी यशवंत सिन्हा ने सबसे पहले झंडा बुलंद किया था। उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि पूरे देश में मोदी की लहर है और उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना ही होगा। उस वक्त इनकी नज़र में मोदी ही देश के एकलौते तारणहार थे। लेकिन आज के हालात देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। अब सिन्हा साहब के शब्द ऐसे पलट चुके हैं कि पहचानना मुश्किल है। आज वो मोदी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए दीमक बताते हैं। मजेदार बात तो देखिए, इनका अपना बेटा आज भी उसी मोदी सरकार में मंत्री रहा और पार्टी का वफादार है। पर पिताजी ने तो जैसे कसम खा ली है कि जब तक मोदी हैं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने तो विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनकर मोदी को सीधी चुनौती तक दे डाली थी। कल तक जो मोदी इनकी आंखों के तारे थे, आज वही इनकी आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। राजनीति के इस बिसात पर मोहरे कैसे पलटे, ये सोचना एक पहेली है। वैसे अगले नेता की कहानी तो और भी चटपटी है, क्योंकि वहां तो बात सीधा गंगा मैया तक पहुंच गई थी। नंबर 9, नवजोत सिंह सिद्धू। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिनकी जुबान पर कभी मोदी के लिए ऐसी चाशनी घुली रहती थी कि सुनने वाले को शुगर हो जाए। 2014 के चुनावों में सिद्धू पाजी ने रैलियों में दहाड़ते हुए कहा था, कलाई तो मेरी है लेकिन ताकत मोदी साहब की है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि गंगा मैया ने मोदी को बुलाया है और वो ही इस देश का उद्धार करेंगे। उस समय सिद्धू के लिए मोदी किसी भगवान से कम नहीं थे, लेकिन जैसे ही कलाई पर बंधी घड़ी ने बुरा वक्त दिखाया और पार्टी ने उनकी दाल गलनी बंद हुई, सिद्धू पाजी ने ऐसा रिवर्स स्वीप मारा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। अब इनका हाल ये है कि मोदी को फेंकू चंद और झूठों का सरदार कहने से भी परहेज नहीं करते। जो सिद्धू कभी मोदी के नाम पर तालियां ठोकते थे, आज वो उनकी बुराई में ऐसी शायरी पढ़ते हैं कि सुनने वालों का सिर चकरा जाए। ये वही सिद्धू हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाकर वहां के प्रधानमंत्री को गले लगाया और मोदी को खरी खोटी सुनाई। ये जो पलटी मारने की कला है, ये शायद क्रिकेट के मैदान से ज्यादा इन्होंने राजनीति की पिच पर सीखी है। वैसे सिद्धू का अंदाज आज भी वही है, बस अब ठोको ताली की जगह ठोको गाली वाला मूड ऑन हो गया है। लेकिन रुकिए, असली मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का नाम आने वाला है जिसने पूरी किताब ही मोदी के नाम पर कर दी थी। नंबर 8, अरुण शौरी। अरुण शौरी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो एक मशहूर पत्रकार और विद्वान माने जाते हैं। जब 2014 में मोदी की लहर आई तो शौरी साहब ने उसे विकास का सूरज बताया था। उन्होंने मोदी को एक ऐसा शेर कहा था जो सिस्टम की सारी गंदगी साफ कर देगा। उन्होंने मोदी के समर्थन में इतनी दलीलें दी थी कि आम आदमी को लगा ये शायद सच में स्वर्ग धरती पर आने वाला है। लेकिन साहब, जैसे ही सत्ता का सिंहासन सजा और शौरी साहब को उसमें जगह नहीं मिली तो बुद्धिजीवी का चश्मा ही बदल गया। आज वही अरुण शौरी मोदी सरकार को प्यार से बोलने वाला तानाशाही शासन कहते हैं। उनका मशहूर जुमला तो आपको याद ही होगा, ये सरकार 2.5 लोगों की सरकार है। जो इंसान कल तक मोदी के विजन की तारीफ करते नहीं थकता था, आज वो उनकी नीतियों को झूठ का पिरामिड बताता है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए था, लेकिन उनके तीखे तेवर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ये जो ज्ञानी लोगों का पलटना होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि तथ्यों के साथ ऐसी मेची लगाते हैं कि सामने वाले को पानी भी नहीं मिलता। पर क्या आपने सोचा है कि एक फिल्मी हीरो भी कभी मोदी का फैन हुआ करता था और आज वो सिर्फ खामोश होने का ताना मारता है। नंबर 7, शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा की। भारतीय जनता दल में वो पुराने सिपाही जो कभी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बड़े समर्थक थे। शुरुआती दिनों में उन्होंने मोदी को एक ऊर्जावान और करिश्माई नेता बताया था। उस वक्त उनकी शॉटगन से मोदी की तारीफ के ऐसे फायर निकलते थे कि पार्टी के बाकी नेता भी पीछे रह जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली की गद्दी पर मोदी की पकड़ मजबूत हुई, शत्रुघ्न सिन्हा को लगा कि उनकी अपनी चमक फीकी पड़ रही थी। फिर क्या था, उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में है और उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी रहते हैं। वो अब अक्सर कहते हैं कि भाजपा में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। जो नेता कभी मोदी के लिए रैलियां करते थे, आज वो उनकी हर छोटी बड़ी बात पर तंज कसते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सरकार सिर्फ विज्ञापन की सरकार है। जिस शख्स को वो कभी अपने दोस्त और प्रेरणा कहते थे, आज उनके लिए वो सिर्फ आलोचना का केंद्र है। राजनीति में से ही कहते हैं कि जब तक आप साथ हैं तब तक आप शेर हैं, और जैसे ही अलग हुए आप सबसे बड़े दुश्मन बन गए।
वैसे कश्मीर की राजनीति का रंग तो और भी निराला है, जहां कभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ आए थे। नंबर 6 महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती और भाजपा का वो बेमेल गठबंधन तो सबको याद ही होगा। उस वक्त महबूबा ने मोदी की तुलना सीधे अटल बिहारी वाजपेयी से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मोदी में वो हिम्मत है जो कश्मीर के मसले को सुलझा सकती है। उनके लिए मोदी एक ऐसे मसीहा थे जो पाकिस्तान से भी बात कर सकते थे और कश्मीरियों का दिल भी जीत सकते थे। उस समय महबूबा की बातों में मोदी के प्रति जो इज्जत दिखती थी, उसे देखकर लगता था कि ये रिश्ता 7 जन्मों का है। लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा और कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, ये इज्जत नफरत के उस मुकाम पर पहुंच गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। आज महबूबा मुफ्ती मोदी को एक ऐसा नेता बताती हैं जिसने कश्मीर के लोगों का हक छीन लिया है। जो मोदी कभी उनके लिए उम्मीद की किरण थे, आज वही उनके लिए सबसे खलनायक बन चुके हैं। वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की आलोचना करने से नहीं चूकती। यह जो दोस्ती से दुश्मनी का सफर है, ये सच में किसी सस्पेंस फिल्म की तरह है। अभी तो ये सिर्फ 5 नाम है। नंबर 5 मधु किश्वर। अब जरा इस नाम पर गौर फरमाइए, क्योंकि राजनीति की ऐसी यू टर्न कहानी है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी संन्यास ले लें। मधु किश्वर जो किसी जमाने में नरेंद्र मोदी की ऐसी ढाल थी कि उनके सामने विरोधियों के तर्क पानी बहाते थे। इन्होंने मोदी के समर्थन में मोदीनामा नाम की पूरी पोथी लिख डाली थी। उस वक्त मधु जी को मोदी में विकास का नया अवतार और भारत का भाग्य विधाता नजर आता था। वो घंटों तक टीवी चैनलों पर बैठकर ये समझाती थी कि कैसे मोदी जी को 2002 के दंगों में गलत फंसाया गया और वो कितने पाक साफ हैं। उनकी नज़र में मोदी एक ऐसे सेक्युलर नेता थे जिन्हें दुनिया समझ ही नहीं पाई। लेकिन 2026 के इस दौर में अगर आप उनकी सोशल मीडिया टाइमलाइन देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद किसी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया है। आज मधु किश्वर मोदी सरकार पर ऐसे शब्द बाण छोड़ती हैं जैसे कोई अपनी पुरानी उधारी वसूल रहा हो। आज उन्हें मोदी सरकार में लोकतंत्र की हत्या और अहंकार नजर आता है। मजेदार बात तो देखिए, जो महिला कभी मोदी के विरोधियों को अर्बन नक्सल और क्या क्या नहीं कहती थी, आज वो खुद उन्हीं के सुर मिलाती दिखती हैं। अब उनका कहना है कि ये सरकार सिर्फ कुछ खास उद्योगपतियों और पीआर कंपनियों के इशारे पर चल रही है। उनकी मोदीनामा वाली किताब अब शायद उनके अपने ही घर के किसी कोने में धूल फांक रही होगी। इसे कहते हैं बौद्धिक पलटी मारना, यानी पहले भगवान बनाया और जब मन भर गया या शायद उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो सीधे विलेन घोषित कर दिया। वैसे पंजाब के बादल भी कभी मोदी के आंगन में खूब बरसते थे, पर फिर जो हुआ किसी राजनीतिक सुनामी से कम नहीं था। नंबर 4 सुखबीर सिंह बादल। अगला नंबर आता है शिरोमणि अकाली दल के सर्वे सर्वा सुखबीर सिंह बादल का। साहब, ये वो गठबंधन था जिसे भारतीय राजनीति में पवित्र माना जाता था। सुखबीर बादल और उनके पिता प्रकाश सिंह बादल ने मोदी के लिए पंजाब में वो जमीन तैयार की थी जिसे भाजपा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सुखबीर अक्सर रैलियों में सीना ठोककर कहते थे कि मोदी जैसा दिल्ली नेता सदियों में एक बार आता है। इन्होंने तो मोदी और भाजपा के साथ अपने रिश्ते को नाखून और मांस का रिश्ता बताया था, यानी जैसे कुदरत भी अलग न कर पाए। मोदी जी भी पंजाब जाते थे तो बादल साहब के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। ऐसा लगता था कि यह दोस्ती जय बीरू की जोड़ी को भी पीछे छोड़ देगी। लेकिन फिर आया 2020 का वो साल और 3 काले कानून। जैसे ही किसान आंदोलन की गर्मी पंजाब से उठी, सुखबीर बादल के नाखून और मांस वाले रिश्ते में ऐसा फंगस लगा कि रातों रात गठबंधन टूट गया। जो मोदी इनके लिए विकास पुरुष थे, वो अचानक किसान विरोधी और तानाशाह बन गए। सुखबीर की पत्नी हरसिमरत कौर ने तो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा ऐसे दिया जैसे कोई जलते हुए कोयले को हाथ से छोड़ता है। अब सुखबीर बादल कहते हैं कि भाजपा एक ऐसी मशीन है जो अपने ही साथियों को निगल जाती है। कल तक जो मोदी सिखों के सबसे बड़े हमदर्द थे, आज सुखबीर की नज़र में वो पंजाब की अस्मिता के सबसे बड़े दुश्मन है। ये राजनीतिक तलाक इतना कड़वा था कि 2026 में भी ये दोनों दल एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते। राजनीति की बिसात पर ये बादल अब मोदी के खिलाफ जमकर गरजते और बरसते हैं। नंबर 3 के चंद्रशेखर राव। अब बात करते हैं दक्षिण के उस सुल्तान की जिन्होंने कभी मोदी के साथ मिलकर फेडरल फ्रंट के सपने देखे थे। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर। एक वक्त था जब केसीआर और मोदी की ट्यूनिंग ऐसी थी कि दिल्ली से हैदराबाद तक सिर्फ भाई भाई के चर्चे होते थे। जब मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो जहां पूरा विपक्ष सड़कों पर था, वहीं केसीआर साहब ने अपनी विधानसभा में मोदी की विजन की तारीफों के पुल बांध दिए थे। उन्होंने मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था और जीएसटी जैसे फैसलों पर भी उनका साथ दिया। उस वक्त लोगों को लगता था कि केसीआर भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, मगर जैसे ही भाजपा ने तेलंगाना की गलियों में कमल खिलाने की कोशिश की, केसीआर का गुलाबी रंग गुस्से से लाल हो गया।
दोस्ती ऐसी टूटी कि केसीआर ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए मोदी का हवाई अड्डे पर स्वागत करना तक बंद कर दिया। अब वो मोदी को गोलमाल का उस्ताद और झूठ की फैक्ट्री कहते हैं। 2024 और 25 की राजनीतिक उठापटक के बाद तो उनकी कड़वाहट 7वें आसमान पर पहुंच गई है। केसीआर अब अक्सर कहते हैं कि मोदी के पास विजन नहीं, सिर्फ टेलीविजन है। जो हाथ कभी गले मिलने के लिए उठते थे, आज वो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए मुट्ठी बांधे खड़े हैं। दक्षिण की इस बिरयानी में भाजपा ने जैसे ही अपना मिसाला डालने की कोशिश की, केसीआर ने पूरी हांडी ही पलटने का फैसला कर लिया। लेकिन एक गवर्नर का पलट जाना, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। नंबर 2, सत्यपाल मलिक। सूची में दूसरे नंबर पर हैं वो इंसान जिन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम की जड़ें हिला दी। सत्यपाल मलिक ये वो नेता हैं जिन्हें खुद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे संवेदनशील राज्यों का राज्यपाल बनाया था। जब ये सत्ता की मलाई का हिस्सा थे, तब मलिक साहब मोदी की ईमानदारी के ऐसे कसीदे पढ़ते थे कि लगता था जैसे मोदी जी ने इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई फैलाने के लिए जन्म लिया है। इन्होंने तब कहा था कि मोदी जी जैसा बेदाग नेता मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। उस वक्त मलिक साहब भाजपा के सबसे बड़े सर्टिफिकेट बांटने वाले नेता बन गए थे। लेकिन जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म होने को आया और इन्हें लगने लगा कि अब दिल्ली के दरबार में इनकी जगह कम हो रही है, इन्होंने वो सच उगलना शुरू किया जिसे सरकार आज भी दबाने की कोशिश कर रही है। अब सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है। उन्होंने पुलवामा हमले पर ऐसे सवाल उठाए कि पूरी दुनिया दंग रह गई। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री को कमियों के बारे में बताया तो उनसे कहा गया तुम अभी चुप रहो। आज वो मोदी को किसानों का दुश्मन और अहंकारी राजा कहते हैं। एक पूर्व राज्यपाल का इस तरह अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी हो जाना, और वो भी इतने गंभीर आरोपों के साथ, ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी व्यंग है। कल तक जो सत्य की मूर्ति थे, आज मलिक साहब की नज़रों में वो असत्य के केंद्र बन चुके हैं। पर नंबर 1 की कहानी तो सीधे दिल और कुर्सी के बीच की जंग है। नंबर 1, उद्धव ठाकरे। और अब बात करते हैं उस नाम पर जिसकी दुश्मनी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है, उद्धव ठाकरे। यह रिश्ता सिर्फ दो नेताओं का नहीं था, ये तो दो विचारधाराओं का संगम था जिसे हिंदुत्व का फेविकोल जोड़कर रखता था। उद्धव ठाकरे सालों तक मोदी को अपना बड़ा भाई कहते थकते नहीं थे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने मोदी के नाम पर वोट मांगे और उद्धव ने रैलियों में दहाड़ते हुए कहा था कि देश को सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं। उस वक्त मोदी और उद्धव की हग वाली तस्वीरें अखबारों की सुर्खियां बनती थीं। उद्धव को लगता था कि मोदी के आशीर्वाद से उनकी मातोश्री की रौनक बनी रहेगी। लेकिन 2019 की उस एक सामने जब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 50-50 का फॉर्मूला टूटा, सब कुछ राख कर दिया। आज उद्धव ठाकरे मोदी के सबसे बड़े और सबसे कड़वे दुश्मन हैं। उन्होंने भाजपा को जहरीला सांप तक कह दिया है। उद्धव अक्सर तंज कसते हैं कि हमने 25 साल जिस सांप को दूध पिलाया, आज वही हमें डसने चला है। जो मोदी उनके लिए हिंदू हृदय सम्राट के वारिस जैसे थे, आज वही उनकी नज़र में घर तोड़ने वाले और तानाशाह बन चुके हैं। आज महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव का एक ही मिशन है, मोदी को रोकना। जो धनुष बाण कभी मोदी के साथ मिलकर विरोधियों पर चलते थे, आज वही बाण सीधे मोदी के सीने की तरफ तने हुए हैं। ये राजनीतिक दुश्मनी का ऐसा क्लासिक उदाहरण है जहां बड़ा भाई अब सौतेला लगने लगा है।